हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। हम स्टार्ट करने वाले हैं आईआईटी के केस सिनेरियो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, जिसमें हम क्या करेंगे 15 टू 20 मिनट्स में ट्राई करेंगे कि ईच ऑफ द केस सिनेरियोज को हम क्विकली फिनिश करें अलॉन्ग विद ऑल द रेलेवेंट कंसेप्ट जो कि टच हो रहे हैं इन ईच ऑफ द सिनेरियो, उसको हम डिटेल में रिवाइज करने वाले हैं। एक कॉमन डाउट जो सबका आता है, हमारा सिलेबस फिनिश नहीं हुआ है, क्या हमें अभी करना है या फिर पहले हम अपना सिलेबस फिनिश कर ले देन वी हैव टू गो फॉर द एमसीक्यूज एंड केस सिनेरियो। ऐसा नहीं करना है, आपको डेली जैसे जैसे आ रहा है वैसे करना है, बिकॉज हम सारे कंसेप्ट्स को इक्वली फ्रेश मैनर में रिवाइज करेंगे। अगर आपको नहीं भी आता है तो आपका क्लियर हो जाएगा, इन केस यू ऑलरेडी नो दैट तो आपका बहुत अच्छे से रिविजन हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द सिनेरियोज आपको ये रियलाइज रहने वाला है कि मैक्सिमम ऑफ द कंसेप्ट जो कि एग्जाम में आते हैं रेपिटेटिव बेस पे, वो हमारे ऑटोमेटिकली यहां से कवर हो गए हैं। तो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ द टाइम स्टार्ट करते हैं हम अपना केस सिनेरियो नंबर 1 जो कि है सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड के रिगार्डिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड इज अ 100% सब्सिडरी ऑफ सुपरनोवा एलएलसी जापान। यहां से क्या बोल रहा है कि एक कंपनी है जापान में विच इज सुपरनोवा एलएलसी लिमिटेड, एलएलसी जिसकी सब्सिडरी इंडिया में क्या है 100% सब्सिडरी है सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड। सबसे पहले हमें यहां से क्लिक हो जाना चाहिए। अगर किसी एंटिटी का दूसरी एंटिटी में मोर देन 25% कंट्रोल है, शेयर्स है, तो वो क्या बन जाती है, आपस में रिलेटेड एंटिटी बन जाती हैं। उसके बाद आता है रजिस्टर्ड है, जो कि सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड है, वो कहां रजिस्टर्ड है इंडिया में, इन द स्टेट ऑफ गुजरात रजिस्टर्ड है। एक और कंपनी है सुपरनोवा आईएनसी, सिंगापुर की कंपनी है जो कि सब्सिडरी है सुपरनोवा एलएलसी जापान की ही। तो हमें क्या बोला, हमें एक कंपनी दी सुपरनोवा एलएलसी जापान, उसकी दो कंपनी सब्सिडरी हैं। एक तो हो गई सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड जो कि रजिस्टर्ड कहां पर है, गुजरात में। एक हो गया सुपरनोवा आईएनसी जो कि कहां पे रजिस्टर्ड है, जो कि कहां की कंपनी है, बेसिकली सिंगापुर की कंपनी है। एंड इज एंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ द इंडस्ट्रियल गुड्स टू द अक्रॉस कस्टमर अक्रॉस द वर्ल्ड। मतलब बहुत सारे कस्टमर को अक्रॉस द वर्ल्ड वो इंडस्ट्रियल गुड्स बेचती है। अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ ये देखा कि एक कंपनी है सुपरनोवा एलएलसी जिसकी दो सब्सिडरी है, एक है इंडिया में एक है सिंगापुर में। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है, इन इंडिया सुपरनोवा आईएनसी कौन है, जो सेकंड सब्सिडरी है, वो अपनी गुड्स किसको बेचती है, वो बेचती है अपनी गुड्स एक सब कॉन्ट्रैक्टर जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है अल्फा लिमिटेड के नाम से महाराष्ट्र में। जो हमारी सब्सिडरी है, जो मेन है सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड, वो कहां पे रजिस्टर्ड है, वो बेसिकली रजिस्टर्ड है गुजरात में। बट जो इसका अल्फा लिमिटेड की बात कर रहा है, जिसको सुपरनोवा आईएनसी गुड्स बेच रही है, वो कहां पर रजिस्टर्ड है, वो रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र में। इतना सिंपल सा हमने अभी तक पढ़ लिया। उसके बाद बोल रहा है अल्फा लिमिटेड इंपोर्ट्स द गुड्स। जो अल्फा लिमिटेड है, जो थर्ड पार्टी है, वो क्या कर रही है, इंपोर्ट कर रही है गुड्स सोल्ड बाय द सुपरनोवा आईएनसी। मतलब जो एक तो गुड्स इंपोर्ट करती है सुपरनोवा आईएनसी से एंड कुछ उस पर टेक्निकल काम करती है, उसके बाद वो गुड्स को वापस से सेल आउट कर देती है, कैरीज आउट द रिक्वायर्ड टेक्निकल प्रोसेस ऑन सच गुड्स इन द फैक्ट्री लोकेटेड इन द महाराष्ट्र की लोकेटेड फैक्ट्री में वो क्या करती है, वो बेसिकली उस पर कुछ टेक्निकल वर्क करती है। तो सिंपल सी बात, यहाँ पर मुझे एक कंसेप्ट आपको याद दिलाना है। यहाँ पर उसने बात की है इंपोर्ट ऑफ द गुड्स की। किसकी बात करी है, इंपोर्ट ऑफ द गुड्स की। सबसे पहली चीज जो आपके माइंड में आनी चाहिए, इंपोर्ट ऑफ द गुड्स के ऊपर क्या अप्लाई होता है। क्या इंपोर्ट ऑफ द गुड्स के ऊपर जीएसटी अप्लाई होता है, नहीं, इंपोर्ट ऑफ द गुड्स के ऊपर कस्टम अप्लाई होता है। लेकिन इंपोर्टेशन ऑफ द सर्विसेज के ऊपर क्या अप्लाई हो जाता है, जीएसटी अप्लाई हो जाता है। उसके बाद क्या कह रहा है, आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ द गुड्स दीज गुड्स आर सोल्ड बाय अल्फा लिमिटेड टू द सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड। ये क्या करता है, कुछ काम करता है, ये गुड्स को किसको बेच देता है, जो हमारी इंडिया वाली सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड है उसको बेच देता है। नेक्स्ट पार्ट सेज दैट एज अ होल्डिंग कंपनी क्या हो रहा है, सुपरनोवा एलएलसी जो कि जापान में है, इक्विवेलेंट अमाउंट, कुछ अमाउंट रिकवर करती है 20% ऑफ द सेल्स मेड बाय सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड। देखो क्या होता है, जो हमारी होल्डिंग कंपनीज होती है बहुत सारी सर्विसेज देती हैं, किसको, बहुत सारी मैनेजमेंट सर्विसेज देती हैं सब्सिडरी को, कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है बट ये जनरल वे में मैं आपको बता रही हूं।
तो क्या होता है, वो उनसे क्या करती हैं, कुछ कमीशन चार्ज करती हैं। तो यहां पर भी वही बोला गया है कि वो क्या कर रही हैं, कमीशन चार्ज कर रही है। अगर हमें यहां से एक इंटरप्रिटेशन निकालना है, एक बात बताओ, मैं कौन हूं, मैं हूं सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड, मैं सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड हूं, मैं किसी बाहर की कंपनी को कमीशन दे रही हूं, किसी बाहर की कंपनी को कमीशन दे रही हूं, इट मींस मैं उनसे क्या ले रही हूं, कुछ सर्विसेज ले रही हूं। तो यहां पर कौन सा कंसेप्ट आ गया, यहां पर कंसेप्ट हमारा आ जाता है इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए क्या इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज हमारा सप्लाई बनता है या नहीं बनता है। फिर हमें देखना है क्या ये टैक्सेबल सप्लाई है या फिर ये एग्जाम सप्लाई है। इतना तो हमें अभी तक पता चल गया कि इंपोर्ट ऑफ द गुड्स पे कस्टम लगता है, जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज के केस में आपको देखना पड़ेगा क्या जो इंपोर्ट आप सर्विसेज कर रहे हो वो विद कंसिडरेशन है या फिर विदाउट कंसिडरेशन है, या फिर विदाउट कंसिडरेशन है। अगर ये विद कंसिडरेशन है मतलब आपने पैसा दिया है उसको, जो कि हमारे केस में है वो 20% उसको कमीशन दे रहा है, अगर वो विद कंसिडरेशन है तो चाहे वो जो आपने इंपोर्ट की है सर्विसेज, भले ही वो आपने बिजनेस के लिए की हो, भले ही वो आपने बिजनेस के लिए ना की हो, पर्सनल पर्पस के लिए की हो, दोनों ही क्या बन जाएंगी हमारे लिए, दोनों ही सप्लाई बन जाएंगी। मैं क्या बोल रही हूं, सप्लाई बना रहे हैं अभी हम एज पर सेक्शन 7, सप्लाई तो बन जाएंगी। लेकिन क्या सभी सप्लाई पे जीएसटी लगता है, नो, कुछ सप्लाईज को गवर्नमेंट क्या करती है, एग्जम्प्ट भी कर देती है। तो जो है नॉन बिजनेस से रिलेटेड उसको तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, एग्जम्प्ट किया है, उसको तो बिजनेस गवर्नमेंट ने क्या किया, एग्जम्प्ट किया है। लेकिन जो आप बिजनेस के लिए इंपोर्ट कर रहे हो वो सप्लाई तो बनी, प्लस वो आपकी टैक्सेबल सप्लाई बनी, टैक्सेबल सप्लाई बनी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे टैक्स कौन देगा, क्या बाहर वाली कंपनी को पकड़ना इजी है या हमें पकड़ना इजी है, गवर्नमेंट के लिए इंडिया वाले लोगों को पकड़ना इजी है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इस पे टैक्स लग जाएगा आरसीएम में, बिकॉज हम कौन है, हम एज अ रिसिपिएंट टैक्स पे करेंगे, हम रिसीवर हैं, हम क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे, आरसीएम में इस पे टैक्स चला जाएगा। तो हमने सिंपल सी बात पढ़ी, कंसिडरेशन के लिए आपने इंपोर्ट किया, चाहे वो बिजनेस के लिए हो चाहे वो नॉन बिजनेस के लिए हो, वो क्या बन जाता है, वो बेसिकली सप्लाई तो बन जाएगा। लेकिन जो नॉन बिजनेस वाला है वो एग्जम्प्ट सप्लाई है, जो बिजनेस के लिए वो टैक्सेबल सप्लाई है। सेकंड चीज, टैक्स उस पे कौन देगा, जो कंपनी सर्विसेज रिसीव कर रही है, बेसिकली आरसीएम में टैक्स जाएगा, जिसपे सप्लायर नहीं रिसिपिएंट ऑफ द सर्विस टैक्स देगा। विदाउट कंसिडरेशन के केस में सिर्फ एक ही केस में सप्लाई बनता है। पहली बात तो अपने रिलेटेड या डिस्टिंक्ट एंटिटी से आपने सर्विस ली हो, प्लस आपने क्या की हो, प्लस आपने बिजनेस के लिए ली हो, अदर देन दैट वो सप्लाई नहीं बनेगा। इस केस में वो सप्लाई बन जाएगा। आई होप आपको इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज का पूरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। हमारे केस में भी सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड को क्या करना पड़ेगा, सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड को क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा ऑन द आरसीएम 20% कमीशन वाले पॉइंट पे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा वेजी क्या बोलता है देखते हैं। उसके बाद बोल रहा है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी के महीने में अल्फा लिमिटेड ने क्या किया, अल्फा लिमिटेड ने इंपोर्ट किया है गुड्स वर्थ 10 लाख फ्रॉम सुपरनोवा आईएनसी। मैं अगर अल्फा लिमिटेड हूं, अभी मैं अगर अल्फा लिमिटेड हूं तो मैंने क्या किया है, 10 लाख की गुड्स सुपरनोवा आईएनसी से इंपोर्ट की हैं। सेकेंड, इंटर स्टेट परचेज ऑफ द अल्फा लिमिटेड फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट से 2 लाख की डोमेस्टिक मार्केट से किया, मतलब 10 lakhs is important from the outside and 2 lakhs taken from the domestic market, मतलब 12 लाख की अभी तक, for the 12 lakhs की अभी तक क्या हमें दिखा रहा है, परचेज दिखा रहा है। 12 lakhs की इसने अल्फा लिमिटेड ने क्या किया, परचेज दिखा रहा है, जिसपे क्या लग जाने वाला है, आईजीएसटी लगेगा। इंटर स्टेट सप्लाई बोला है, इंट्रा स्टेट कब होता है, जब विद इन द स्टेट होता है, एक ही स्टेट में सेल परचेज हो रही है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, जब दूसरे स्टेट से माल आ रहा है तो अल्टीमेटली उस पे आईजीएसटी लग जाता है। सेम अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस पे भी आईजीएसटी लग जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ द प्रोसेस गुड सोल्ड बाय अल्फा लिमिटेड, वैल्यू ऑफ द प्रोसेस गुड सोल्ड बाय अल्फा लिमिटेड टू सुपरनोवा लिमिटेड। अब अल्फा लिमिटेड किसको सोल्ड कर रही है, सुपरनोवा लिमिटेड को सोल्ड कर रही है। कितने में, 10 लाख रुपए में सोल्ड कर रही है गुड्स को। ठीक है, उसकी वैल्यू सप्लाई में एक तो पहली बात 10 लाख रुपया आ जाएगा, एक तो पहली बात उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में 10 लाख रुपए आ जाएंगे। दूसरा क्या वो बोल रहा है, सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड ने एक एडिशनल खर्चा किया है 2 लाख रुपए का। किसने किया है, सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड ने किया है, जिसको अल्फा लिमिटेड सामान बेच रहा है।
ठीक है, किस चीज का खर्चा है? वो ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग का खर्चा है, जो कि किसको देना चाहिए था? अल्फा लिमिटेड को देना चाहिए था। यहां पे आपको क्लिक होना चाहिए सेक्शन नंबर 15 का पॉइंट। सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई में हम देखते हैं कि अगर कोई भी अमाउंट, इफ एनी अमाउंट जो कि सप्लायर को देनी चाहिए थी, अगर सप्लायर को देनी चाहिए थी मतलब अल्फा लिमिटेड को देनी चाहिए थी, बट दे कौन रहा है? रिसिपिएंट दे रहा है, रिसिपिएंट दे रहा है। इनकर्ड कौन कर रहा है? मतलब लाइबल तो था सप्लायर देने के, अगर सप्लायर लाइबल है तो वो अपनी वैल्यू ऑफ सप्लाई में भी ऐड करेगा। जस्ट बिकॉज सामने वाली पार्टी ने पे कर दिया इसका मतलब ये नहीं है हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं करेंगे। तो सेक्शन 15 बोलता है अगर कोई अमाउंट देनी चाहिए थी सप्लायर को और दे दी सामने रिसिपिएंट वाले ने, लेकिन वो आप क्या करोगे? सप्लाई में, वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। तो जो अल्फा लिमिटेड ने गुड्स भेजी हैं, किसको? जो अल्फा लिमिटेड ने गुड्स बेची हैं सुपरनोवा इंडियन को, उसके अंदर 2 लाख रुपीस का और एडिशन हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, अल्फा लिमिटेड ने चार्ज किया है सुपरनोवा इंडिया से, क्या चार्ज किया है? 12,000 का म्युनिसिपल टैक्सेस चार्ज किया है। वहीं सेक्शन 15 बोलता है कोई भी ड्यूटी, सेक्स, टैक्सेस, एनी अदर देन जीएसटी, कोई भी चार्जेस हैं वो हम क्या कर देंगे? वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड कर देंगे। तो 12,000 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना बन रहा है? जो कि अल्फा लिमिटेड ने किसको किया है? सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड को किया है। तो 10 लाख प्लस 2 लाख प्लस, इसको ऐड कर लीजिए, 10 लाख प्लस 2 लाख प्लस 12,000, 12,000 की इसने क्या करी है? सप्लाई करी है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है? सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड। अब वो आ जाता है सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड पे। उसने गुड्स परचेज किए हैं फ्रॉम अल्फा लिमिटेड इन द मंथ ऑफ द जनवरी में सुपरनोवा ने अल्फा से कितनी लिमिटेड परचेज की हैं? 6,000 गुड्स उसने परचेज की हैं। सॉरी, क्या बोल रहा है? सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड ने गुड्स सोल्ड किए हैं, परचेज फ्रॉम अल्फा लिमिटेड, मतलब जो उसने अल्फा लिमिटेड से परचेज की थी उसमें से उसने गुड्स सोल्ड की हैं। कितनी कितनी, कैसे कैसे, वो हमें बताया है। 6 लाख की गुड्स उसने कहां बेची हैं? 6 लाख की गुड्स उसने किसको बेची हैं? 2X लिमिटेड, जो कि राजस्थान में है, और अल्फा लिमिटेड जो सुपरनोवा है वो कहां पे रजिस्टर्ड है? वो गुजरात में है। उसने कहां पे गुड्स बेची हैं? राजस्थान में। मदर मतलब अदर स्टेट में गुड्स को बेचा है। अदर स्टेट मतलब 2 स्टेट्स इन्वॉल्व है, तो क्या लग जाएगा? IGST लग जाएगा। नाउ सेकेंड गुड्स उसने क्या की है? 8 लाख की गुड्स उसने वाई लिमिटेड को बेची है, जो कि गुजरात में ही रजिस्टर्ड है। अल्टीमेटली सेम स्टेट, जहां पर क्या लग जाएगा? CGST SGST लग जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो। हमने क्या देखा? अल्फा लिमिटेड के रिगार्डिंग सेल देख ली, उसके बाद हमने क्या देख लिया? इम्पोर्ट पर सेल परचेज दोनों के रिगार्डिंग देख ली। एंड सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड कितनी सेल कर रहा है, कहां कहां कैसे कैसे कर रहा है, वो भी हमने ऑलरेडी देख ली है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट बात कर रहा है देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ITC। कोई भी ओपनिंग क्लोजिंग ITC नहीं है, तो हमें कुछ भी ओपनिंग क्लोजिंग ITC का बैलेंस लेकर नहीं चलना है। उसके बाद क्या बोल रहा है? फर्दर इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्दर एम्प्लॉय ऑफ सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड। सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड के एम्प्लॉय ने क्या किया? उन्होंने विजिट किया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ अल्फा लिमिटेड। कोई एम्प्लॉय किसका है? सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड का कोई एम्प्लॉय है, वो मुंबई में जा रहा है, महाराष्ट्र में जा रहा है, उसने विजिट करना था अल्फा लिमिटेड को। वो वहां पर जाके क्या कर रहे हैं? होटल की सर्विसेज दे रहा है। होटल की सर्विसेज दे रहा है। जब भी होटल की सर्विसेज की बात हो, आपके माइंड में प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाना चाहिए। जब भी होटल की सर्विसेज की बात हो, माइंड में क्या आना चाहिए? प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाना चाहिए। तो प्लेस ऑफ सप्लाई के रिगार्डिंग हमने दो सेक्शंस पढ़े हुए हैं। एक सेक्शन में हमने पढ़ा हुआ, इधर देखिए ध्यान से, एक सेक्शन में हमने देखा है सेक्शन नंबर 12, एक देखा है हमने सेक्शन नंबर 13। सेक्शन 12 बात करता है जब सप्लायर एंड रिसिपिएंट दोनों ही इंडिया में हो। सेक्शन 13 बात करता है प्लेस ऑफ सप्लाई की, जब ईदर ऑफ द पार्टी आउटसाइड इंडिया हो। अब हम बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकलता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकलता है। सबसे पहली बात करते हैं सेक्शन 12 की। सेक्शन 12 में ये बोला गया है कि जहां पर प्रॉपर्टी लोकेटेड है, जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, वहीं पे प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। वहीं पे क्या बन जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। लेकिन अगर दोनों पार्टी तो इंडिया में है, बेसिकली दोनों पार्टी तो इंडिया में है,
बट प्लेस ऑफ सप्लाई, सॉरी, दोनों पार्टी तो इंडिया में है, लेकिन जो होटल है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है। गवर्नमेंट कहती है जब दोनों बंदे इंडिया में है तो टैक्स भी इंडिया में ही हम लेंगे। तो अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट को हम क्या बना देंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई बना देंगे। इधर देखो, प्लेस ऑफ सप्लाई जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि उसी से पता चलेगा आईजीएसटी आएगा या सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी आपकी जहां पर लोकेटेड है वो प्लेस बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर दोनों पर्सन इंडिया के हैं बट प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है तो टैक्स हमें बाहर कौन किससे लेंगे, दोनों बंदे तो इंडिया में हैं। तो ये बोला लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। यहाँ के केस में हमने क्या देखा, देखो हम क्या देख रहे हैं, गुजरात का बंदा कहाँ जा रहा है, मुंबई में जा रहा है। तो मुंबई वाला क्या देखेगा, प्रॉपर्टी कहाँ लोकेटेड है, मुंबई में लोकेटेड है, तो वो क्या, उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन गई, मुंबई बन गई। दोनों पार्टी इंडिया की हैं एंड जो प्रॉपर्टी लोकेटेड है वो भी इंडिया की है, तो उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन गई, मुंबई। उसके लिए तो लोकल सप्लाई होगी, इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी, तो वो क्या लगाएगा, सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएगा, राइट। मैं जो होटल वाला बंदा है वो क्या लगाएगा, सीजीएसटी एसजीएसटी लगा के आपको देगा। लेकिन आप तो गुजरात की पार्टी हो, आप मुंबई वाले सीजीएसटी एसजीएसटी का कैसे आईटीसी लोगे, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपको तो आईजीएसटी चाहिए ना, आप दूसरी स्टेट में हो, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, आपको आईजीएसटी चाहिए। अगर आप गुजरात में जाकर उसका आईटीसी लेना चाहते हो, क्योंकि डिफरेंट स्टेट हैं, लेकिन मुंबई वाले ने तो क्या लगा दिया, सीजीएसटी एसजीएसटी लगा दिया। तो यहां पर आईटीसी पॉसिबल नहीं है लेना, इसलिए होटल के केस में क्या बोला गया, जब ये सिनेरियो आता है तो आईटीसी क्या हो जाता है, ब्लॉक्ड हो जाता है, क्योंकि सामने वाली पार्टी ने लगाया सीजीएसटी एसजीएसटी, हमें चाहिए था आईजीएसटी टू रिकवर द आईटीसी इन द गुजरात। तो यहां पर आईटीसी क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। सेक्शन 13 बात करता है, अगर आपकी प्रॉपर्टी, सेक्शन 13 बात करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई कहां होगा, जहां भी आपकी प्रॉपर्टी लोकेटेड हो, क्योंकि यहां पर हम जबरदस्ती नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि ईदर ऑफ द पार्टी क्या है, आउटसाइड इंडिया। 13 बात करता है जब दोनों में से एक पार्टी बाहर हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई जहां भी आए, हम सिर्फ ये देखेंगे जहां पर प्रॉपर्टी लोकेटेड है वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियरली समझ में आ गया होगा। यहां से आपको ये अब तक याद हो जाना चाहिए कि जो भी एम्प्लॉइज मुंबई में जाके सर्विसेज लिए हैं होटल की, उनको आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि आईटीसी हो जाएगा ब्लॉक। एट द टाइम ऑफ द चेकआउट इनवॉइस कितना रेज किया था, 1 लाख का, जिसका आईटीसी नहीं मिलेगा। मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूं, होटल हैड इशूड द इनवॉइस, द सेम सुपरनोवा इंडिया के नाम से इनवॉइस इशू किया है। उसके बाद अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम द एम्प्लॉइज नॉन ऑफिशियल स्टे के रिगार्डिंग 50,000 से लिया है। तो हमारा कंसर्न सिर्फ इतना है, जो भी वहां पर टैक्स लगा है उस पर आईटीसी सुपरनोवा गुजरात वाली एंटिटी को, इंडिया को नहीं मिलेगा। उसके बाद आ जाता है फन इवेंट्स लिमिटेड के रिगार्डिंग क्या बोल रहा है, फन इवेंट लिमिटेड एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो कि लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड है न्यू दिल्ली में। ठीक है, देखते हैं क्या बोलता है। उसने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया एक कल्चरल इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है। अब जब भी आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट समझ में आए, कहीं भी आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट समझ में आए, आपके माइंड में एक कंसेप्ट इमीडिएटली आ जाना चाहिए। अगेन प्लेस ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट आपके माइंड में आ जाना चाहिए। प्लेस ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट आपके माइंड में आ जाना चाहिए, किसके रिगार्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट के रिगार्डिंग। यहां पर क्या बोला जाता है, अगेन सेक्शन 12 सेक्शन 13। सेक्शन 12 बोलता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट के रिगार्डिंग, अगर ये सर्विसेज दी गई हैं B2B अगर ये सर्विसेज दी गई हैं तो जो भी रजिस्टर्ड पर्सन का प्लेस होगा वो बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर B2C ये सर्विसेज दी गई हैं तो जहां पर इवेंट एक्चुअल में हेल्ड किया गया है वो हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। यहां पर क्या, कौन सी कंपनी ने दिया है, फन इवेंट ने दिया है। किसको दिया है, फन इवेंट ने ऑर्गेनाइज किया है सुपरनोवा इंडिया के लिए, कहां पे, मॉरिशस में। उसके बाद आ जाता है, अगर इवेंट ही आउटसाइड इंडिया ऑर्गेनाइज किया है, इवेंट अगर आउटसाइड इंडिया किया है तो जो भी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है वो क्या बन जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई। इमीडिएट इंटेंट इज द सेम ऑफ द गवर्नमेंट कि जब दोनों पार्टी इंडिया में, टैक्स भी इंडिया में आना चाहिए। जस्ट टू बचाओ द टैक्स, आप बाहर इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो नहीं चलेगा। अगर आपने इवेंट बाहर ऑर्गेनाइज किया है, इवन दो दोनों पार्टीज इंडिया की हैं, तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। यहाँ पर फन इवेंट लिमिटेड कहाँ का है, दिल्ली का है, हम कहाँ के हैं, गुजरात के हैं, तो दोनों पार्टी इंडिया की हैं। और इवेंट कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है, इवेंट ऑर्गेनाइज किया है इन द मंथ ऑफ द February
फॉर द सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड इन मॉरिशस, आउटसाइड इंडिया किया है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, सो बेसिकली गुजरात वाली लोकेशन क्या बन जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये भी रिवाइज करा देती हूँ, सेक्शन 13 का केस बोलता है, सेक्शन 13 का केस क्या बोलता है, अगर ईदर ऑफ द पार्टी बाहर है तो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा जहां पर इवेंट हेल्ड किया गया है, जहां पर इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, वो आ जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद आता है द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट क्रेडिट, सॉरी द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ बोथ अल्फा लिमिटेड एज वेल एज सुपरनोवा दोनों का नील है, कुछ भी ओपनिंग आपने एडजस्ट नहीं करना है, कोई भी इसके अलावा इनपुट आउटपुट जनवरी एंड फरवरी का नहीं दिया गया, मतलब जो ट्रांजैक्शंस दी हैं बस उसी को फुल फ्लेजेड ट्रांजैक्शंस मान लीजिए। तो आप ये मान लीजिए जो भी आईटीसी लेने के लिए कंडीशन होती हैं, जो कि हम देखेंगे आईटीसी के चैप्टर में, वो सभी फुलफिल हो चुकी हैं। जो आपका टैक्स लगेगा, अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो 18% आईजीएसटी लगा दीजिए, इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो 99% सीजीएसटी एसजीएसटी लगा दीजिए। उसके बाद बोल रहा है द रेट ऑफ द बेसिक कस्टम ड्यूटी इज निल, बेसिक कस्टम ड्यूटी निल है, मतलब आप सीधा सीधा क्या लगा दीजिए, आईजीएसटी का रेट लगा दीजिए। कस्टम ड्यूटी की बात क्यों हो रही है, क्योंकि इंपोर्ट ऑफ द गुड्स के केस में पहले कस्टम ड्यूटी बेसिक लगती है, उसके ऊपर काउंटर वेलिंग, उसके ऊपर फिर आईजीएसटी लग जाता है, उसके ऊपर आईजीएसटी लग जाता है। नो एडिशनल सेस इज एप्लीकेबल ऑन द इंपोर्ट ऑफ द गुड्स। तो ये हमारा हो गया कंसेप्ट रिवाइज, कंसेप्ट हमने रिवाइज कर लिया अलोंग विद द सिनेरियो। ऐसे ही आपके माइंड में कंसेप्ट आने चाहिए व्हाइल यू आर डूइंग द एग्जाम्स, फटाफट से। ठीक है, चलिए फटाफट से 2-4 मिनट लगेंगे हमें, हम अपने क्वेश्चन फिनिश कर लेते हैं, देन विल फिनिश दिस टुडे सेशन एज वेल। वो क्या बोल रहा है, द टोटल जीएसटी लायबिलिटी, जो टोटल जीएसटी, पहली बात तो वो बात कर रहा है टोटल जीएसटी लायबिलिटी बताओ किसकी, नेट ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ अल्फा लिमिटेड जनवरी मंथ का। अल्फा लिमिटेड के रिगार्डिंग हमने क्या देखा था, अल्फा लिमिटेड ने परचेज कितने की थी, 12 लाख की, सेल कितने की करी थी, 12,00,000 की, तो नेट पे कितना आएगा, टैक्स लग जाएगा 18% लग जाएगा। तो पहले तो परचेज पे देख लीजिए कितना टैक्स लग रहा है, जो आईटीसी मिलेगा 2,16,000, उसके बाद सेल्स पे 12,12,000 का 18% लगा लीजिए, कितना बनेगा 218,160 माइनस कर दीजिए, 2160 शुड बी योर आंसर, टैक्स 2160 शुड बी योर आंसर, पेबल एज आईजीएसटी, यस। तो एक फर्स्ट का सी शुड बी द आंसर, फर्स्ट का सी इज द आंसर, उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप एक बार देख सकते हैं, बट इट्स द सेम वे दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, व्हाट शैल बी द ग्रोस आईजीएसटी लायबिलिटी, ध्यान रखिएगा क्या बोला है, ग्रोस आईजीएसटी लायबिलिटी बोला है, हमने नेट ऑफ द आईटीसी नहीं करना है, विदाउट एनी एडजस्टमेंट ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड के केस में जनवरी में, मतलब जनवरी में सुपरनोवा इंडिया को क्या क्या आउटपुट लायबिलिटी देनी है वो देखो, आईटीसी की बात भूल जाओ। तो पहली बात तो सुपरनोवा इंडिया ने, पहली बात उसने क्या बोला देखना, आईजीएसटी की लायबिलिटी बोली है, हमने क्या करना है, इंट्रा स्टेट कोई भी सप्लाई होगी तो हमने इग्नोर करना है, सेम स्टेट की सप्लाई हमने इग्नोर करना है। सबसे पहली बात क्या क्या सप्लाई दी गई है हमें दिया था कि सुपरनोवा इंडिया ने क्या किया है, गुड्स कितनी, आईजीएसटी की गुड्स कितनी थी, 6 लाख, 6 लाख पे लगा दीजिए 18%, 1,08,000 आ गया। लेकिन आउटपुट लायबिलिटी, मतलब क्या बोल रहा है, आईजीएसटी लायबिलिटी की बात कर रहा है, आईजीएसटी लायबिलिटी, उसने ये नहीं बोला लायबिलिटी कौन सी, आरसीएम की लायबिलिटी या अदर लायबिलिटी, जब उसने बोला है आईजीएसटी लायबिलिटी हमें सारी कंसीडर करना है, भले वो आउटपुट हो भले ही वो आरसीएम का हो। तो आरसीएम के रिगार्डिंग, आरसीएम के हमने कितनी दी थी, 20%, पहली बात तो 20% कमीशन जानी है, कमीशन किसका, सेल का, जो कमीशन जानी है वो टोटल सेल का जाना है। तो टोटल सेल कितना था, 6 लाख प्लस 8 लाख, 14 लाख इसका टोटल सेल था, उसका 20% लगाइए, 20% हो गया, उसका 20% लगाइए, 2,80,000 हो गया हमारा। फटाफट से कैलकुलेट कीजिए, $2,80,000 ये होगी एक हमारी अमाउंट, दूसरी हमारी इस पे लगा दीजिए 18%, 50,400 पहले वाला आईजीएसटी आया था 108,000, 50,400, तो 1,58,400, 1,58,400 सी शुड बी द आंसर। सिंपल चेक करने का तरीका आप अभी देख लीजिए, कंप्लीटली देख लीजिए फटाफट,
6 लाख एक ले लीजिए। एंड हमारी कमीशन कितनी बनी थी? 2,80,000। 2,80,000 प्लस 6 लाख, उस पर 18% लगा दीजिए, आपको पता चल जाएगा 158,400 इज द आंसर कमिंग आउट, जो कि IGST की लायबिलिटी है। सेकंड का आंसर होना चाहिए सी। सेकंड का आंसर होना चाहिए, इट शुड बी सी। यस, इट्स कमिंग आउट टू सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है? थर्ड क्या बोल रहा है? वेदर इनपुट टैक्स इज अवेलेबल, ITC अवेलेबल है बाय द सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड ऑन द इनवॉइसिंग 1 लाख का जो होटल का खर्चा है। अरे हमने कितना डिस्कस कर लिया, होटल के खर्चे के केस में कंफ्लिक्ट हो रहा था, तो ITC उस पे क्या है? ब्लॉक है। ITC उस पे क्या है? नो इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल। तो सी शुड बी द आंसर अगेन, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल। नाउ नेक्स्ट, वेदर GST इज एप्लीकेबल ऑन द इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द फंड लिमिटेड फॉर द सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड इन मॉरिशियस। क्या आपका GST लगेगा? बिल्कुल लगेगा, GST तो लगेगा। एंड प्लेस ऑफ सप्लाई हमने क्या बोला था? जब इवेंट आउटसाइड इंडिया है, इवेंट जब बाहर हो रहा है, तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो गुजरात होना चाहिए, बी शुड बी द आंसर। फोर्थ का देख लेते हैं कंप्लीटली, बी शुड बी द आंसर। यस, इन द प्रेजेंट केस इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय इवेंट मैनेजमेंट कंपनी लोकेटेड इन न्यू दिल्ली टू इंडिया की कंपनी। तो लोकेशन एंड रिसिपिएंट दोनों इंडिया में है, तो जब सर्विसेज बाहर हो तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। यहाँ पर हमारा खत्म हो जाता है केस सिनेरियो नंबर 1। आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट अच्छे से याद आ रहे हो। अभी आपको नहीं इतना लगेगा, बट वाइल यू आर गोइंग फॉरवर्ड हम लास्ट में पहुंच जाएंगे। आपको बार बार जब ये कंसेप्ट रिवाइज करने को मिलेंगे एंड जब आप पास पेपर्स उठा के देखोगे, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कितने ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए ऑटोमेटिकली सिर्फ इन केस सिनेरियो से ही रेडी हो गए हैं। इफ यू लाइक दिस सेशन देन यस मेंशन इन द कमेंट बॉक्स एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सिनेरियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस एंड यस अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।